हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं जनवरी 26 का एमटीपी सीरीज 2 इनडायरेक्ट टेक्स्ट का। एमटीपी सीरीज 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन एमटीपी सीरीज 2 के लिए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू प्लस डेसिकेटिव के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कहता है, ये एक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, यानी कोई केस सिनेरियो बेस्ड नहीं है। ठीक है, मैसेज बोला है नस्टीशे डीलिंग कर रहा है सेल एंड परचेस और यूज़ और सेकेंड हैंड कार्स की, यानी या इस क्वेश्चन में मार्जिनल स्कीम की बात हो सकती है। इस रजिस्टर अंडर जीएसटी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इट अफेक्टेड फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, कुछ करता है कार 1, 3, 4 इसके साथ। जो मिस्टर भोला ने जो कार 1, 2 एंड 3 परचेज किया वो एक अनरजिस्टर्ड परचेज की, यानी इस पे जो है उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा। और जो कार 4 है उसने एक रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है, जिसपे उसने उसको चार्ज है जीएसटी और 1,30,000, जिसपे और इस 1,30,000 का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुका है। आगे क्या कह रहा है, मैसेज बोला सुरेश नॉट कन्वर्सेंट विद जीएसटी प्रोविजंस, हेंस इट हैज अप्रोच यू फॉर डिटरमाइनिंग हिज जीएसटी लाइबिलिटी, अपन को निकालनी है। ठीक है, तो अब जो कार 1, 2 एंड 3 है इस पे इसने आईटीसी से क्लेम किया नहीं, तो अपन जीएसटी लाइबिलिटी के लिए रेट कौन सा, वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, क्योंकि अपन डील कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स में, तो मार्जिन स्कीम के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। तो और अपन को एक चीज़ याद रखना है, इसको एग्रीगेट करके लेस नहीं करना है। कार 1 कार 2 को इंडिविजुअल लेवल पे अपन को इसका टेस्ट करना है वैल्यू। ठीक है, तो 7,50,000 माइनस 5,00,000 2,50,000 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस, तो ये फिगर अपन नेगेटिव में आ रहा है तो इसको अपन निल लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा। और जो कार 4 है इस पे जीएसटी अवेल कर चुका है, तो अपन जीएसटी लायबिलिटी निकालने के लिए जो वैल्यू लेंगे वो पूरी की पूरी सेल प्राइस ही लेंगे, इस पे अपन जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इसका अपन लेंगे 9,50,000, जो कि अपना टोटल आता है 12,50,000। उसका 18% अपना रेट कितना आ जाएगा जीएसटी लायबिलिटी 2,25,000 का, जिसमें से 1,30,000 अपने जो कार 4 पे जीएसटी पे किया था इसका आईटी से अपन क्लेम कर लेंगे। तो अपना नेट लायबिलिटी कितना है 95,000 का। 95,000 ये आंसर अपना सही है। सेकंड देखते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। जॉन एंड जॉन लिमिटेड इंडिया इंपोर्टेड कंसाइनमेंट फ्रॉम यूएसए बाय सी, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितना है 7,50,000, और इस पे उसने ड्यूटी कितनी पे की है 1,50,000 की। कंपनी फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर ओन कंजम्पशन, बट बिफोर इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस फॉर ओन कंजम्पशन इट फाउंड दैट द गुड्स वर डैमेज, गुड्स डैमेज हो चुके हैं। तो ठीक है, देखते हैं। On the filing of representation to the custom department, the proper officer refused the claim for abatement because goods were already uploaded. ठीक है, सही बात है। The proper officer is in the agreement with the claim that the value of goods has come down to 1,50,000। ठीक है, आप क्या डैमेज की वजह से गुड्स की वैल्यू कम आ चुकी है, तो जो ड्यूटी होगी वो भी अपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही पे करेंगे। तो 7,50,000 की अपनी गुड्स की वैल्यू थी, जिसमें से अब वो रिटर्न डाउन होकर कितनी आ चुकी है 1,50,000 पे। तो 7,50,000 पे कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनल बेसिस पे निकालेंगे 1,50,000 का, तो अपने आएगा 30,000 का ड्यूटी ऑन 1,50,000 की वैल्यू ऑफ गुड्स पे। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला पढ़ते हैं। सेक्शन सेल्स लिमिटेड इन इम्पोर्टेड गुड्स आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी ऑफ 25 लाख एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, दिस गुड्स वर यूज एंड लेटर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 19 मंथ्स ऑफ द इम्पोर्ट, दी अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना आएगा, अपन को ये निकालना है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक की अपनी कंडीशन होती है, जब अपन इंपोर्ट करते हैं उसको री एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो उसके बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए वो मिनिमम 18 मंथ्स का ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का टाइम एक्सीड कर जाता है इंडिया में, तो उस केस में अपन को उसका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में अपना री एक्सपोर्ट करने का टाइम कितना लगा, 19 मंथ्स का हो चुका है। फ्रॉम क्लियरेंस टू री एक्सपोर्ट कितना 18 मंथ से ज़्यादा का है अभी 19 मंथ्स। तो इस केस में जो अपन को ड्यूटी ड्रॉबैक है कितना क्लेम कर पाएंगे, अपन 0 क्लेम कर पाएंगे। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अच्छा था ये वाला एमसीक्यू। अब सारे केस सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। केस सिनेरियो 1 का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिनेश शिंदे से रजिस्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका का है ये। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑर्डर ट्रांजेक्शन बिलोंग टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल दिनेश शिंदे ने प्रोवाइड किया ये फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई उसने किया है, अप्रैल मंथ की है ये। ठीक है, फर्दर ये कोई वेडिंग प्लानर का है जिसने प्लान ऑर्गेनाइज किया इसके सन्स की वेडिंग। इशू किया है ऑर्डर डेटेड 2 अप्रैल, रेस किया डिमांड रेस किया, यानी अपन को डिपॉजिट इसके अगेंस्ट अपील करेगा तो कितना डिपॉजिट डिपॉजिट अपन को देना पड़ेगा, वो निकालने की बात आएगी इस पे। टू फाइल एंड बिफोर दी, ठीक है, वॉन्ट्स टू फाइल अभी बिफोर ऑल दी अमाउंट्स गिवन अबाउट एक्सक्लूसिव और टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं।
एमसीक्यू क्या कहता है, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द हैंड्स ऑफ दिनेश शिंदे। ठीक है, तो अप्रैल मंथ का अपना ट्रांजेक्शन इधर देखा था। अब सबसे पहले आएगा टैक्सेबल सप्लाई गुड्स। ठीक है, तो ये अपने सप्लाई का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस टू रक्षा इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड जीएसटी, ये एक आरसीएम का पार्ट बनेगा, तो ये अपने सप्लाई में कंसिडर हो। ये आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल एंड आरसीएम, तो ये क्या अपनी लाइबिलिटी है, नहीं अपनी लाइबिलिटी है सामने वाली की, इसलिए इसको अपन टैक्स लाइबिलिटी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे इस सप्लाई को। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है अपन को लेट पेमेंट के लिए रिसीव हुआ है और वेरियस कस्टमर, तो ठीक है इसको अपन ऐसा सप्लाई में कंसिडर कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट सर्विस टू यश सिंधी लिमिटेड, अब ये रिकवरी एजेंट की सर्विस किसको दे रहे हैं, एक ट्रेडर को दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर ये अपना सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू नाने स्कूल, एजुकेशन सिस्टम वाले बात आ रही है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है। एट इट्स एनुअल डे फंक्शन हेल्ड एट प्रयाग कन्वेंशन सेंटर बीइंग आउटसाइड द स्कूल कैंपस, अभी आउटसाइड, इनसाइड होता तो एग्जाम्पल हो जाता, आउटसाइड है तो ये अपनी टैक्सेबल वैल्यू बनेगा, हाँ बनेगा। सेकंड क्या था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू हिरान मई लिमिटेड वेयर इन कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। अब कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल, सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे हैं अपन विथ फ्यूल कॉस्ट के साथ। अभी कौन दे रहा है, दिनेश शिंदे दे रहा है, तो दिनेश शिंदे क्या हो गया, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, किसको दे रहा है, ये इस हिरान मई लिमिटेड को, तो ये क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट का बॉडी कॉर्पोरेट का ये वाली सर्विस दे रहा है, तो ये आरसीएम में टैक्सेबल होती है। तो क्या ये अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं है, मतलब अपने पे ये लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी, तो इसको वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। रिसीव विद रेफरेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है ये। टैक्सेबल सप्लाईज वॉज मेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एज पर इंस्ट्रक्शन पीएसयू, ठीक है, ये बिल टू शिप टू मॉडल वाला केस है, लेकिन उससे अपन को क्या, अपन को भले कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का हुआ, लेकिन इसने अमाउंट कितना पे किया अभी 1,50,000, तो यही अभी अपना सप्लाई बनेगा। तो जो जो 4 लाख प्लस 10 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 1,50,000 को अपन ऐड करेंगे तो अपना फिगर आएगा 6,50,000 का। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है इस केस में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अमाउंट ऑफ टीडीएस रिकॉर्ड बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 बाय द पीएसयू, पीएसयू का केस में कितना टीडीएस अपन को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी बिल टू शिप टू मॉडल है, अपन को तो फिर 2.5 लाख से ज़्यादा का तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा इस पर। अब कितना अमाउंट पे होगा, सिर्फ 1,50,000 पे होगा, ये अपने डिटरमाइन कर लिया। अब देखते हैं कि इंट्रा होगा या इंटर होगा, फिर बिल टू शिप टू मॉडल है। तो सबसे पहले सप्लायर दिनेश शिंदे का है, कर्नाटका का है, अपन रेसिपिएंट कौन है, जिसके ऑर्डर पे अपन ये सप्लाई कर रहे हैं, वो है तमिलनाडु का। तो इस केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई अपना क्या बन जाता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी तमिलनाडु अपना प्लेस सप्लाई हो जाएगा। तो कर्नाटका और तमिलनाडु तो अभी इंटर स्टेट बन चुका है, ये थोड़े गलत लिखा हुआ है, ये इंटर स्टेट बन चुका है। ठीक है, तो अब टीडीएस अपना कितने पे डिडक्ट होगा, सिर्फ 1,50,000 पे। अपन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ये वाली देखेंगे, लेकिन अभी जिस पे टीडीएस लगाना है वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो अपना 3,000 का अपना वैल्यू आ जाएगा, तो IGST 3,000, TDS इतना डिडक्ट होगा। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ CGST, सिर्फ CGST का पूछा है, टू बी मेड फॉर फाइलिंग दी अपील बिफोर द अपीलेट अपॉइंटेड अंडर द GST लॉ। तो प्री डिपॉजिट अपन कैसे निकालते हैं कि जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका अपन कितना लेते हैं, 10% लेते हैं, प्लस जो अपन एडमिट कर चुके हैं वो तो 100% लेता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। In addition to the above, proper officer issued an order under CGST Act dated 10th April, raise a demand of 33 lakh, 20 lakh का इंटरेस्ट, 3 लाख की सॉरी टैक्स, 20 लाख का इंटरेस्ट, 3 लाख की पेनल्टी, 10 लाख की इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। द अबव अमाउंट्स आर रिलेटेड टू CGST ओनली ही है, और क्वेश्चन में भी अपन को सिर्फ CGST के बारे में पूछा है, तो अपन को डिवाइड बाई 2 या इंटू 2 करने की कोई नीड नहीं है। Dinesh Shinde admitted the tax demanded of 5 lakh and interest demanded 2 lakh and disputed the remaining tax interest, यानी इसमें से इसने टैक्स का 5 लाख और इंटरेस्ट का जो 2 लाख है वो तो एक्सेप्ट कर लिया, और बचे हुए के लिए वो क्या कर रहा है, अपील फाइल कर रहा है। ठीक है, तो 5 लाख 2 लाख वो एडमिट कर चुका है, और बचा हुआ 20 लाख में से सिर्फ 5 लाख तो वो एक्सेप्ट कर चुका है, यानी बच्चा कितना 15 लाख, तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1.5 लाख। तो अपना टोटल अपन को अब कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, 8.5 लाख का प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। 7 पॉइंट क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है अपन को अंडर सेक्शन 26 ऑफ द CGST एक्ट। ठीक है, तो ये रहा वो फिगर एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। तो क्या क्या आएगा, टैक्सेबल सप्लाई आएगा, ऐड कर देंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीवर अनसिक्योर्ड लोन
नॉट, तो ये भी ऐड होगा, भूलना मत, ये भी ऐड होता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफर गुड्स टू अ रेसिडेंस ऑफिस ब्रदर अ वेल नोन प्रोफेशनल, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करा तो शेडो वन का ट्रांजेक्शन हो जाता है। और लेकिन अब देख रहे हैं ये ब्रदर है तो आपको लगे रिलेटिव पार्टी है, लेकिन ये क्या है, ये वेल नोन प्रोफेशनल है, तो क्या ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या ये रिलेटेड पर्सन बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस केस में अपन को इतना समझ में आ रहा है कि अब ये सप्लाई तो नहीं बन सकता क्योंकि कंसिडरेशन है ही नहीं, और जिसको दे रहा है वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, तो शेड्यूल वन के शेड्यूल बी में भी नहीं आएगा ये। ठीक है, तो उसने सिर्फ वो तीन अमाउंट का टोटल अपन करना है, कितना आता है, 1,45,050, 1,45,50,000 का अपना बैलेंस आता है, जो कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। एट क्या कहता है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन विद परफेक्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लानर। आपने ऊपर नाम कुछ और है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, चल जाता है। फर्दर ये रहा वेडिंग प्लानर वाला, सिंजो वेडिंग प्लानर ऑफ जापान टू प्लान ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग अंडर अ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट टू ऑल द इवेंट्स ऑफ मैरिज। अब ये सेक्शन 13 का पार्ट बन जाए क्योंकि वन ऑफ द पार्टी का की है, ये आउटसाइड इंडिया की है, तो उसमें ये जो वेडिंग प्रोग्राम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, एंड द रिसेप्शन हो रहा है पेरिस में, यानी ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये दो अलग अलग टेरिटोरी में हो रहा है। तो अपन ने सेक्शन 35 में पढ़ा था ये इवेंट वाले केस में, कि अगर मोर देन वन टेरिटरी इंक्लूड रहती है, मतलब मोर देन वन सर्विस रहता है इंक्लूड उस एक ही सर्विस के कॉन्टेक्ट में, वेयर जो सर्विस अपन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग टेरिटरी में कर रहे हैं, जिसमें से एक नॉन टैक्सेबल है और एक टैक्सेबल टेरिटरी है। तो इंडिया के लिए अपन वही कंसिडर करेंगे जो टैक्सेबल टेरिटरी में, अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि मुंबई में अपना, हाँ, तो मुंबई में दोनों ट्रांजेक्शन हुए हैं, और अपन जो जीएसटी लगाएंगे, प्लेस सप्लाई कंसिडर करेंगे, वो मुंबई को ही कंसिडर करेंगे, जो कि अपनी टैक्सेबल टेरिटरी है। ठीक है, तो ये अपना मुंबई फॉर दी बोथ इवेंट अपना कंसिडर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नाइन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सप्लाई प्रोवाइड दिनेश इंडिया नॉट, कंसिडर करना है, नेगेटिव क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू पेमेंट और टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इंश्योरेंस एजेंट बिजनेस सर्विस किस में आता है, अपना आरसीएम में आता है। रिकवरी एजेंट अपना सर्विस दिनेश शिंदे के लिए नहीं आएगा। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस भी अपने आरसीएम के लिए नहीं आएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अपन ऊपर देखा था कि आरसीएम के केस में आ जाएगा अपने, तो कौन सा नहीं आ रहा, सेकंड और थर्ड नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है, ये था कैसे नंबर 2 पे चलते हैं। श्री राम ट्रेवल ये एसी कॉन्टैक्ट सर्विस है, बेस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। दी कंपनी ऑब्टेन करती है वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर फर्स्ट में। ऑन 1 जुलाई द कंपनी ने परचेज किया मोटर व्हीकल ओमनी बस ऑन वेरियस सीटिंग कैपेसिटीज फॉलो। अब ओमनी बस है अब ओमनी बस की सर्विस कौन दे रहा है, श्री राम ट्रेवल SRTPL दे रहा है। तो ये क्या अपने 7595 में फॉल करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये इसने लिया तो इस पर अपन को ITC मिल जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट नहीं है क्योंकि अपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की इस पैराग्राफ में बात हो रही है, इसमें कुछ फ्यू बुकिंग्स दिए अपन को बस सर्विसेज के, डिटेल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लाइड बाय थ्रू, ये टोटल जीएसटी लाइबिलिटी अपनी कितनी उसकी वैल्यू गिवन है अपन को, कितना सप्लाई किया जो भी है। इसने सेल्फ असेस की अपने को GST 1190 था बट फेल टू मेक द पेमेंट, इसके लिए नीचे रिगार्डिंग पेनल्टी का कुछ क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक बार अपन ओवरव्यू ले लिया, डायरेक्ट अपन चलते हैं एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमाउंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल परचेज बाय SRTPL 1 जुलाई इस, यानी ब्लॉक क्रेडिट कितना है, अपन ने देखा कि वो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, तो कुछ ब्लॉक क्रेडिट नहीं है तो जीरो आएगा अपना, नील ने नील, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अमाउंट ऑफ GST पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय SRTPL ऑन दिस सर्विस सप्लाइड बाय इट थ्रू MRTL ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। अपन को GST पेपर निकालना है, कौन से मंथ का निकालना है, जुलाई मंथ का निकालना है। ठीक है, ये मंथ मत बोलना है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन को जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ का गिवन है, क्वेश्चन में जुलाई मंथ का पूछा है। तो पहले अपन एक बार ITC निकाल लेते हैं, लाइबिलिटी नीचे गिवन है, ITC अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 4 व्हीकल है, इंटू 10,000 करेंगे, इंटू रेट करेंगे, अभी अपन 9% करेंगे, तो ऐसे ही इन तीनों व्हीकल का करेंगे अपन, जो कि क्योंकि ये तीनों क्या है इंट्रास्टेट है, तो इसके ओवर अपन कंबाइन कर लेंगे। तो इन तीनों को कितना आएगा, CGST और SGST कितना आएगा, 9,36,000 का। और वहीं पे जो ये इंट्रास्टेट IGST वाला है, इसका अपने को ITC कितना मिलेगा, 2,70,000 का, 1 × 50,000 इंटू 18% करके। ठीक है, 2,70,000 का। और नीचे अपन को आउटवर्ड सप्लाई गिवन है, जुलाई मंथ का अपन को निकालना है, तो 9 लाख अपना क्या लाइबिलिटी, 36 अपना क्रेडिट बच जाएगा, इसमें 36,000 के इसमें क्रेडिट बच जाएगा। इसमें जो बैलेंस आएगा उसको अपन 36,000 से अपन सेट ऑफ कर सकते हैं,
तो नेट अपने आईजीएसटी की लायबिलिटी कितनी बच जाएगी, 58,000 की अपनी बच जाएगी। किधर है ये 11th ही है। तो सीजीएसटी अपना नील बचा क्योंकि अपने उसका आईजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया था। नील नील और आईजीएसटी में कितना बैलेंस बचा, 58,000 का। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। 12th क्या कहता है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इग्नोर बाइफिकेशन अंडर सीजीएसटी, ठीक है, एस आई बाय एमएलटी लिमिटेड ऑन द टैक्स वाज सप्लाइज मेड थ्रू इट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ ए जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो कितना टीसीएस अपन को निकालना है इन फॉलोइंग मंथ के लिए, ठीक है। तो क्या रहता है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ए बी सी डी में से जो ए है उसमें से सिर्फ ए की रिपीटेड है और बी ऑप्शन सारे ठीक है, ए रिपीटेड है। तो बेसिकली मेरा कहने का, जब भी ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं ना, आपको यूनिक वन क्या कहते हैं साइड कर देना चाहिए, ताकि आपको है ना तीनों निकालने की आप मेहनत ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो एक बार पहले अपन ए निकालते हैं क्योंकि इसमें 2 सिमिलर आ रहे हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं, जुलाई मंथ का टीसीएस अपना लगता है 5% के हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बाइफिकेशन नहीं करना अपन को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सर्विस अपना कितना है, इतना, इस पे अपन टीसीएस निकालेंगे 0.5% के हिसाब से कितना आएगा, 65,000 आएगा। और अगर हम नीचे देखो तो अपने इन जो ए के लिए 65,000 सिर्फ ए के ऑप्शन में गिवन है। तो आग बंद करके ए टिक कर देना, बाकी कैलकुलेट करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ आपने पहली बार में सही निकाल लिया। अगर यहाँ पे 1,30,000 आता तो अपन बी कैलकुलेट करते। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर नंबर्स कितना है, 435, 534, 98 का आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो इस केस में देखो, इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में पहले 2 में चिन्ह है। तो पहले फर्स्ट निकालते हैं और फिर सेकंड निकाल लेंगे, तो इससे अपन को थोड़ा ईज हो जाएगा, ठीक है। 435 और 534 का है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये स्टेटस ऑफ कस्टमर क्या अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, बेंगलोर बन जाएगा। स्टार्टिंग सिटी देखते हैं रजिस्टर पर्सन के लिए, और रजिस्टर पर्सन के लिए देखते हैं कि कहाँ पे उसका रेसिपियन का रेसिडेंशियल एड्रेस है। अब 534 के लिए तो ठीक है, 435 के लिए अपना प्लेस सप्लाई क्या बन गया, बेंगलोर बन चुका है उसकी स्टार्टिंग सिटी जहाँ से वो डिपार्चर करता है। और 534 के लिए जो कि कस्टमर क्या है, रजिस्टर है। तो इस केस में रजिस्टर है, तो जहाँ पे उसका रेसिडेंशियल होगा, रेसिडेंस ऑफ द कस्टमर क्या है, हैदराबाद है। तो ए का बेंगलोर, सेकंड का हैदराबाद। अपना ये कहाँ पे आ रहा है, बेंगलोर में, हैदराबाद, ठीक है। तो थर्ड नहीं भी निकाले तो भी चलेगा क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है, ठीक है। सेम 14 भी उसी टेक्निक पे बेस्ड है। तो शॉर्ट करते टाइम ऑफ सप्लाई निकालें इस केस में, 234 का और 777 का निकाल लेते हैं, बाकी थर्ड का ना भी निकाले तो भी चलेगा। कौन सा है, 234 और 777 के लिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में, अपना डेट ऑफ बुकिंग और डेट ऑफ ट्रेवल विच एवर इज अर्लियर वाला 3rd जुलाई अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और 777 के लिए भी 22 जुलाई और 20 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो 20 जुलाई अपना हो जाएगा। तो 3rd और 20th किस में आता है वो देखते हैं। 3rd जुलाई और 20th, ठीक है। ये ना भी निकाल, ये तो सब में सेम है, तो इसको ना भी कैलकुलेट करो तो भी चला, तो अपना सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिफ्थ क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल बाय एसआरटीपीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी। ये अपने देखा था कितनी पेनल्टी आती है। सेल्फ असेस टैक्स पे नहीं करते अगर 30 दिन के अंदर अंदर, तो अपना क्या रहता है। और इस पे क्या है, इनिशियल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितना भी अपनी लाइबिलिटी आती है उसका 10% और 10,000 रीच एवरेज हायर की अपनी पेनल्टी लगती है, ठीक है। ये अपन को सीजीएस से लाइबिलिटी पूछा है। और नीचे अगर आप एमसीक्यू में देखो तो यहाँ पे भी ऑप्शन अपना 10,000 रीच एवरेज है 9 या 10, तो 10,000 आ जाता। अगर यहाँ पे 20,000 होता तो अपन उस पर टिक करते, क्योंकि जनरली अपन दोनों का एक साथ निकालते हैं, लेकिन 10,000 ही है उनका ऑप्शन में, तो अपन 10,000 टिक कर देते हैं। तो ये था अपना एमसीक्यू वाला पार्ट। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, केशव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ही हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इज नाउ ड्यूली रजिस्टर्ड जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, के गुजरात में रजिस्टर है। और अंडरटेकन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मंथ के, हाँ ये अप्रैल मंथ के सारे ट्रांजेक्शन है। एक बार लास्ट में देख लेते क्या कह रहा है, अबाउट डिटेल्स से अपन को कंप्यूटर क्या करना है, नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। और क्या गिवन है, एलयूटी बेनिफिट अंडर जीरो रेट सप्लाई इसने अवेल किया है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इसकी जीएसटी की रेट कितनी है, 2.5%, और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए कितने 9%, 18%। ये अपने को कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जब अपन इसका टेबल बनाएंगे तब अपने काम आएगा। अभी अपन सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करें इसके जो भी है। केशव है एक ऑपरेटिंग मेंबर है इन माइनिंग के एक्सप्लोरेशन सर्विस एट रिलायबल ऑलफील्ड भावनगर गुजरात का। ही हैज प्रोवाइडेड सोर्स सर्विस टू जॉइंट वेंचर एट द सेम साइट इन विच ही इज ऑल्सो मेंबर, यानी इसने कुछ सर्विस प्रोवाइड की है उसी जॉइंट वेंचर में जहाँ पे ये मेंबर भी है। ही बिलीव्स दैट द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम जेवी इज कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट टैक्सेबल। इसको क्या लग रहा है कि जो इसने सर्विस दी है उसके बदले जो कंसिडरेशन मिल रहा है
ये ऐसा कॉस्ट रिकवरी है, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सर्विस दे रहा है ये एक सेपरेट चीज़ हो जाती है, और ऐसा मेंबर जो इसको कंसिडरेशन मिलेगा वो चीज़ एक अलग हो जाती है। तो इस केस में अपना सप्लाई का पार्ट बनेगा, और ये बनेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, बी पॉइंट अपना परचेज का है, यानी इस पर आई टी से अपन को कैलकुलेट करना है। सर्टेन मशीनरी फ्रॉम मुंबई से परचेज किया है, तो अपना आई टी सी ये कहाँ का होगा, इंटर का होगा। एंड ये इंटर स्टेट सप्लाई है क्योंकि मुंबई और अपन कहाँ के, गुजरात के। ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लीगल सर्विस ऑब्टेन किया किसी सीनियर एडवोकेट से, गुजरात का ही है, टू रिप्रेजेंट हिम इन अ मैटर ट्रिब्यूनल। अब क्या किया, आर्मेड सीनियर एडवोकेट ने किसको दिया, किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, कहाँ का है, गुजरात का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंट्रा हो जाएगा, दूसरा प्लस ये अपना आरसीएम का भी पार्ट बनेगा। ठीक है, डी पॉइंट क्या कहते हैं, वॉज अलॉटेड ऑफिस ऑन रेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात क्लोज टू दी सी शोर। अब स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसको दी, किसी रजिस्टर्ड पार्टी को दी है, तो ये अपने आरसीएम का पार्ट बन जाएगा। और गुजरात का क्या है, गुजरात की ही स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये अपना इंट्रा बन जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, ई पॉइंट क्या कहता है, ही गॉट अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम स्लेट as part of compensation while exploring the petroleum reserves which as per the contract with the government is part of the cost of petroleum। अब इसको पेट्रोलियम सेट इसके मेंबर बनने के कंसिडरेशन मिला है, तो क्या है ये सप्लाई का पार्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ही शेयर्स द पेट्रोलियम सेट ने एसईजेड को बेचा, तो यानी ये जीरो रिलेटिव सप्लाई कर रहा है, और इसने ये ऑलरेडी फाइल एलयूटी कर चुका है, यानी जो इसने सप्लाई की है एलयूटी बॉन्ड के अंदर की है। तो इसका मतलब ये जीरो रिलेटिव सप्लाई तो है, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगेगा। जी बन क्या कहता है, कंसेशन रिसीव एंड द नेचर रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन केस ऑफ 3 एम्प्लॉइज लिविंग एम्प्लॉयमेंट बिफोर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जो 3 एम्प्लॉय 1 साल खत्म होने से पहले ही निकल चुके हैं, उनसे इन्होंने कुछ कंपनसेशन रिसीव किया, क्या ये एक सप्लाई का पार्ट बनेगा, सप्लाई का पार्ट नहीं पड़ेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, याद रखना ये चीज़। कंसिडरेशन रिसीव टू अस ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, ये अपना टैक्सेबल रहता है, जीएसटी इस पर एप्लीकेबल होता है। कहाँ का है, गुजरात का है, तो ठीक है ये अपना इंट्रा बन जाएगा। आगे का नीचे का पढ़ने की नीड नहीं है इतना। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर्स फॉर रेंटिंग ऑफ 5 नंबर इंक्लूडिंग ड्राइवर गेम फॉर ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया फॉर अ पीरियड 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये अपना सप्लाई बन जाएगा, कहाँ पे दिया, अपने माइनिंग एरिया पे दिया जो कि गुजरात का है, तो अपना इंट्रा स्टेट बन जाएगा। यस असाइन द माइनिंग राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द अमाउंट ऑफ IGST इन्वॉल्व अगेंस्ट रॉयल्टी पेमेंट। इस कितना है, 3 लाख का रॉयल्टी पेमेंट के अगेंस्ट IGST कितना लगा है, 3 लाख का लगा है। यानी अपना ITC कितना, ये वापस वही चीज़ है कि गवर्नमेंट किसको दे रहा है, किसी रजिस्टर पार्टी को दे रहा है, तो अपना RCM प्लस ITC कितना बनेगा, 3 लाख का बनेगा, इंटर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या कहता है, मिस्टर अर्पित एक रजिस्टर सप्लायर है अहमदाबाद में, गुजरात अंदर GST लॉ। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेरियस सॉर्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। All the above amounts are excluded of GST. Supplies are intra-state supply. रेट अपन को 18% 9% ईच डिटरमाइन करनी है। कंप्यूट करना है GST लाइबिलिटी फॉर ईच आइटम, तो इसके भी अपने सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या रहता है। श्याम जी व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज एक बिजनेस समिट, फियामा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स स्पॉन्सर द समिट एंड पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 1,80,000 टू श्याम जी व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मिस्टर अर्पित एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है फियामा प्राइवेट लिमिटेड का, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस टू कंपनी इन रिलेशन टू दिस इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एंड फियामा प्राइवेट लिमिटेड पेड 40,000 टू हिम एज रेमुनरेशन। अब जो फियामा प्राइवेट लिमिटेड किसको दे रही है, एक इंडिपेंडेंट को डायरेक्टर को दे रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं बनता है, यानी ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो पेमेंट कर रही है RCM पे ही टैक्सेबल है, यानी इस पर टैक्स कौन पे करेगा, अपना फियामा ही पे करेगा RCM में। Supply of railway equipment by way of transportation by a vessel from the one place in India to another। ठीक है, तो ये भी अपना टैक्सेबल रहता है, और ये अपना टैक्सेबल रहेगा। नीचे गिवन है सारे इंट्रास्टेट है, तो ये अपन इसमें भी अज्यूम करें कि इंट्रास्टेट ही है। ठीक है, 9% से ये अपना टैक्सेबल हो जाएगा। पहले तक ये एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब से ये टैक्सेबल हो चुका है, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको टैक्सेबल हुए हुए। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेस टी यूज फॉर बेवरेजेस ग्रीन टी। तो क्या ये सप्लाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये एग्जाम नहीं होता, क्योंकि जो टी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। हेल्थ केयर सर्विस वाइज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग रूम्स हैविंग रूम चार्जेस 3,100 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, ये इसका जो कॉस्ट है वो 5,000 से कम में पर डे का, तो ये अपना चार्ज एग्जाम हो जाएगा। सर्विस ऑफ अ गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग पर्पस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट अकोमोडेशन 8,000 पर डे। ठीक है, अपना टैक्सेबल होगा, और ये अपना इंट्रा ही होगा। पहले तक ऐसा होता था कि एग्जाम हुआ करता था कि अगर 1,000 रुपये से कम है
लेकिन अब से ये टैक्सेबल होने लग चुका है, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये टैक्सेबल, तो ये सारे अपने प्रोविजंस बनेंगे। ये चीज़ मैं आपको शॉर्ट है तो एक बार मैच करवा देता हूँ। ठीक है, सर्विस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आरसीएम पे कंपनी पे करेगी। रेलवे अब से ये 10,800 का टैक्सेबल होने लग गया, अपने हाथ में होगा। ये एग्रीकल्चर टी जो टी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता तो टैक्सेबल है। हेल्थ केयर से भी 500 से कम है। और ये पहले हुआ करता था 1,000 रुपये से कम होता था, वो एग्जाम हुआ करता है, लेकिन अभी नहीं है। तो ये सब आपको मेंशन करना है अलॉन्ग विद दी करेक्ट प्रोविजन जो अपने के लॉ में लगा है। तो यानी दो दो पॉइंट्स आपका नोट्स में लिखना है, सब नोट्स में। ठीक है, बी पॉइंट क्या कहता हूँ, 5 अगस्त मैसर्स मेहता एंड मेहता एक रजिस्टर्ड सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स का, जो कि लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। उसने परचेज की एक मशीनरी कितने की, 12,39,000 इंक्लूडिंग IGST। ठीक है, इसमें अपन IGST का कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं जो कि कितना आता है, 1,89,000 का। 18% की रेट अपन को लास्ट में गिवन है, ये रही। ठीक है, फ्रॉम वन सप्लायर महाराष्ट्र हु इशूड द इनवॉइस ऑन द सेम डेट, रिसीव द मशीन ऑन द सेम डेट विल ITC फॉर द एलिजिबल अमाउंट। यानी इसने जो 1,89,000 है इसका ITC वो क्लेम कर चुकी है। कौन सी डेट को, 25 अगस्त को। मैसर्स मेहता एंड मेहता यूज द मशीन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, तो टैक्सेबल गुड्स के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, ITC क्लेम कर सकती है, इसने किया ही होगा। हाउ एवर मैसर्स मेहता एंड मेहता सोल्ड दिस मशीन टू मिस्टर आनंद राठौड़ ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 20 अगस्त ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी अगले साल इसने 20 अगस्त को ये मशीनें बेच दी, कितने में, 7,50,000 में। विथ अब 18(6) के रेफरेंस से अपन को डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ पेबल इफ एनी मैसेज एट द टाइम ऑफ। अब इसने क्या किया, इसने गुड्स मशीनरी परचेज की, कैपिटल गुड्स परचेज किया, और इसने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर इसको बेच दिया। तो अब जितना भी ITC इसने अवेल किया होगा उस गुड्स पे, तो अपन 5% के हिसाब से, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से इसको रिवर्स करना पड़ता है। और जो भी अपना सेल अमाउंट पे अपना GST आता है, प्लस जो भी अपना रिवर्स अमाउंट होता है विच एवर इज ग्रेटर जो होता है, उसको अपन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मान के इसको इस उस पर्टिकुलर अमाउंट को इसको GST की लायबिलिटी में ऐड कर देता है। तो इसका मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। जैसे अपन ने पहले 1,89,000 तो कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, आप अपना ITC अपने कितना क्लेम किया था, इतना। अब प्रोपोर्शनेट अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। 1,89,000 5% के हिसाब से 5 क्वार्टर, यानी 25 अगस्त से लेके अगले साल के 20 अगस्त तक 5 क्वार्टर हो जाते हैं। तो उसका अकॉर्डिंग 47,250 अपन रिवर्स करेंगे। यानी अब अपन को अपने आउटपुट टैक्स लेवल पे कितना ऐड करना चाहिए, 141,750। एक अमाउंट तो अपना ये आ जाएगा। दूसरा अमाउंट आएगा अपने 7,50,000 पे, जो अपना GST का अमाउंट मिलता है, जो कि 18% के हिसाब से 1,35,000 है। तो इन दोनों में से जो भी हायर होता है, विच एवर इज हायर है, वो अमाउंट अपन को अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना पड़ता है, और पे भी करना रहता। तो विच इज़ 141,750। तो ये था आपको, आप ये वर्किंग करके आना और ये इसी तरह से एक्सप्लेन करके आना। सी पॉइंट देखते हैं। प्रोडक्ट PKY वॉज इम्पोर्टेड बाय मिस्टर सूर्या बाय एयर। द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कंप्यूट करवा रहा है। एक तो लिवाई कौन से वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लिवाई, कस्टम ड्यूटी अपन को लिवाई करनी है, एंड कस्टम ड्यूटी और टैक्स पेबल कितना आएगा वो भी बताना है। तो ठीक है, अपन देखते जाते हैं। और इसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में आपको बता रखा है, तो साथ बाय साथ अपन कंप्यूट भी करते जाएंगे। प्राइस पे PKY एक्सपोर्टर फैक्ट्री कितना के 8,500 इसको ऐड कर देंगे। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द लोड इम्पोर्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर, एंड लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द लोड एयरपोर्ट। ये जो दो अमाउंट होते हैं, इसको अपन को FOB कैलकुलेट करने के लिए अपन को ऐड ऑन करना पड़ता है कॉस्ट को। ठीक है, इसको ऐड ऑन करेंगे तो अपनी FOB आ जाएगी 9,000 की। अब अपने पास फ्रेट कितना गिवन है, 4,500। तो टोटल अब जो अपन फ्रेट निकालते हैं तो वो कितना निकालना है, ईयर की केस में कितना का कैचअप रहता है, 20% का रहता है। 20% ऑफ द FOB वैल्यू और एक्चुअल टर्म्स में विच एवर इज लोअर, मतलब 20% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो भी अपने फ्रेट की वैल्यू होती है। तो इस केस में 20% ऑफ द FOB कितना आ रहा है, FOB क्या है 9,000, तो 20% ऑफ द 9,000 कितना आएगा, 1,800। 1,800 ऐड करेंगे। अब ये जो 20% रहता है, इसमें ये जो अपने फ्रेट होता है फ्रॉम फैक्ट्री टू लोड इम्पोर्ट तक और लोडिंग हैंडलिंग चार्ज ये इंक्लूडेड रहता है। तो इसको यहाँ पे आपको लेस करना नहीं भूलना है। तो ये जो अपने दो अमाउंट पहले अपने ऐड किए थे, आफ्टर फ्रेट कैलकुलेट करने के बाद इसको वापस ऐड ऑन कर देंगे, और FOB कैलकुलेट करने के बाद फिर उसके बाद अपने को इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली गिवन है, तो ठीक है, एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेंगे। अपना आएगा 12,300 अपना टोटल आएगा। फिर यहाँ पे अपन को रेट गिवन है, तो रेट अपन कौन सी लेते हैं, CBIC वाली रेट लेते हैं। कब की, जब इसने बिल ऑफ एंट्री भरा, तो बिल ऑफ एंट्री कब भरा, 20 जनवरी को। तो फिर एक्सचेंज CBIC वाली लेते हैं 70 से मतलब आएगा 8,61,000 आएगा। अब जो अपन रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कौन सी वाली लेते हैं, जब एयरक्राफ्ट अराइव कर चुका है, यानी 22 जैन की, तो 10%, ये 10% इसका। फिर उसका भी 10% अपने ये क्या हो गया, SWS आ गया।
तो इनको टोटल करेंगे ये आएगा, उसको अपन ने 12% का IGST लगाया, ये रहा 12% का। फिर जो टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल कितनी आएगी 8,000, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो अपना पहले तो असेसेबल वैल्यू कितनी आ गई 8,600 8,61,000 की अपनी असेसेबल वैल्यू आ गई। दूसरा जो अपना कस्टम ड्यूटी वैल्यू है 209,395 आ जाएगी। सिंपल ही था। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। KMP कंपनी लिमिटेड एक रजिस्टर सप्लायर है बेंगलुरु का, कर्नाटका। इट्स अ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल की, ये सारे अपन को ट्रांजेक्शन गिवन है। क्वेश्चन अपन से आपसे क्या कर रहा है, compute the amount of ITC that can be availed by KMP Company Limited for the month of April with the necessary explanation for the treatment of various items as per the provisional CGST Act. Subject to the information given above, assume that all the other conditions as per ठीक है। Input supplies above have been used for manufacture taxable goods. Inward supplies sets above have been used in the manufacture of exempt goods. ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या है, रॉ मटेरियल परचेज विच आर यूज फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, एग्जाम गुड्स के लिए यूज हुआ है, इसका कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला लास्ट में देखते हैं। तो पहला कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कंपनी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा किया है। एज पर द ये पॉलिसी ऑफ द कंपनी है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो एज पर 17(5) ये अपना क्या बन जाएगा, ये अपना ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो इस पर ITC भी क्लेम नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल्स ने परचेज किया फॉर विच इन्वॉइस मिसिंग और डिलीवरी चलाना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता, अपन को इन्वॉइस ही चाहिए रहता है। तो अब क्या इस पर ITC क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल उसने परचेज किया जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, लेकिन ये जो गुड्स है वो कौन सा एग्जाम्प्ट है, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो इस पर अपन को ITC मिलेगा, भले ही वो गुड्स जो एग्जाम्प्ट है टैक्सेबल है। ठीक है, तो 50,000 का अपन को ITC मिल जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो अब इसने अपन ने क्या किया कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस का चार्जेस हुआ होगा वो अपन ने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। अगर अपन कैपिटलाइज करते तो ये ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बन जाता, लेकिन अपने इसको P&L में चार्ज किया, तो इस पर अपन ITC क्लेम कर सकते हैं 30,000 का। कंपनी ने परचेज किया कैपिटल गुड्स 4 लाख का, उसने उस पर डेबिटेशन कितना क्लेम कर लिया 44,800 का 10% के हिसाब से ऑन अमाउंट ऑफ 4,40,000, यानी इसने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो इंक्लूडिंग GST का अमाउंट के साथ किया है। तो अब ये अपना ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बन जाएगा, तो इस पर भी अपन को GST ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहता है, इन दी मंथ ऑफ द सितंबर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर KMP कंपनी लिमिटेड ने अवेल किया ITC ऑफ 2,40,000 का ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल विच वॉज डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर प्रीमाइसिस। ठीक है, भेज सकती है, और या तो पहले खुद के पास ला के उसके बाद जॉब वर्कर के प्रीमाइसिस पे भेजे, या फिर डायरेक्टली भी जॉब वर्कर के प्रीमाइसिस पे भेज सकती है। कब भेजा उसने, 25 सितंबर को भेजा। दी सेड रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन रिसीव बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर अप टू 30 अप्रैल करंट फाइनेंस। तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब भी अपन जॉब वर्कर को भेजते हैं किसी काम के लिए, तो 1 साल के लिए भेज सकता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर वो माल अपने पास आ जाना चाहिए। तो अभी 25 सितंबर से नेक्स्ट 24 सितंबर तक अपन देखेंगे, और अभी क्या हो रही है, 30 अप्रैल की बात हो रही है, तो 30 अप्रैल तक इसकी जो टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट को बेसिकली अपन इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका हाँ, सिर्फ इतना से आपको नेट ITC कैलकुलेट करना, तो नेट ITC कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा अपना। ठीक है, इसका बी पॉइंट क्या कहता है, नल प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, एज एन इंसेंटिव नल नीर प्राइवेट लिमिटेड pays an amount of 75,000 to its employee upon achieving a specified sales target. The incentive is part of the salary of the employees and applicable taxes deducted at source as per the relevant income tax provision. यानी इसने क्या किया, जो नलनीर है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया, कुछ इंसेंटिव दिए, और इंसेंटिव क्या है, इनके पार्ट ऑफ द सैलरी है, यानी वो लिंक टू देयर सैलरी है ये इंसेंटिव। नलनीर, और इस पे इसने उसको TDS भी अप्रोप्रिएट डिडक्ट किया है। नलनीर प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट GST नॉट लिवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉयज़। वेदर द व्यू ऑफ द नलनीर प्राइवेट लिमिटेड करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। शेड्यूल 3 अपन को बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे देता है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, उस पर GST अपन को चार्ज नहीं करना है। तो देखा जाए तो ये जो इंसेंटिव है, और इसमें बोल भी रखा है कि जो इंसेंटिव है ये किसका पार्ट है, सैलरी का ही पार्ट है, इसको इंसेंटिव को अलग से ट्रीट नहीं करना। इंसेंटिव अपने फ्री गिफ्ट या उसमें नहीं आएगा कि अपन इसको शेड्यूल का ट्रांजेक्शन बोल के इसको एग्जाम कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसेंटिव ये पार्ट ऑफ सैलरी बन रहा है, इसलिए शेड्यूल 3 के हिसाब से अपन इसको एग्जाम कर रहे हैं, मतलब ये सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब और इस पर GST नहीं लगेगा, बेसिकली ये कहने का। तो ये सब आपको लिख के आना है। सी पॉइंट अपना क्या कहता है, मंटू क्या नाम है, Mantu Chaudhary has imported goods from Germany and is finally reassessed under Section 82 to the Custom Acts.
फॉर टू सच कंसाइनमेंट्स के लिए पर्टिकुलर्स कितना है। सबसे पहले डेट ऑफ प्रोफेशनल असेसमेंट हुआ 12 दिसंबर को। फाइनल री असेसमेंट कब हुआ है इसका 2 फेब को। और उसके आने के बाद क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे लिखा है ना 2 कंसाइनमेंट, उसमें से फर्स्ट कंसाइनमेंट पे तो अपन को ड्यूटी डिमांड है 1,80,000 का, और जो सेकंड कंसाइनमेंट में उससे उसमें अपन को रिफंड मिलेगा कितना 4,20,000 का। ये अच्छी चीज़ है। डेट और रिफंड मेड बाय द डिपार्टमेंट 20 अप्रैल, और ड्यूटी डेट ऑफ पेमेंट और ड्यूटी डिमांडेड, यानी जो फर्स्ट कंसाइनमेंट में आपको ड्यूटी पे करनी थी 1,80,000 की, वो अपन ने कब पे की 5 फेब को। तो डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल निकालना है और रिसीवेबल निकालना है, यानी कितना ड्यूटी पे इंटरेस्ट पे करना है और रिफंड भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। अब सबसे पहले जब अपन ड्यूटी डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो ये किस रेट से चार्ज होता है, 15% से लगता है। और एक कब से लगता है, जब प्रोविजनल असेसमेंट हुआ। कब वो अपने 12 दिसंबर के, तो इसके महीने के पहले दिन से लेके जब तक अपन ड्यूटी पे नहीं करते थे, यानी 1 दिसंबर से लेके 5 फेब तक की तक अपन को इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो 1,80,000 पे 15% के हिसाब से ये दिसंबर, जैन और फेब 67 आ जाएगा, तो अपना 4,960 पे अपना इंटरेस्ट पेएबल बन जाएगा। अब अपन रिफंड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें तो क्या रहता है कि जब भी फाइनल रीअसेसमेंट का अपना ऑर्डर आता है, वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर अपने पास रिफंड आ जाना चाहिए, वरना 3 महीने के बाद अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन 2 फेब 25 से 20 अप्रैल देखें तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ही है, तो क्या अब इस रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये गजब चीज़ है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिन द टैक्सेस टू बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या अपन को निकालना है। आउटपुट टैक्स रिपोर्टेड अंडर IGST कॉलम पर्टेन्स टू मंथ ऑफ फेब्रवरी विच वॉज नॉट पेड फॉर द सेट पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो नोट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ECL pertains to input tax on purchase made during the month of July and no opening balance exists from previous tax period. It furnished return on monthly basis. तो ठीक है, अपन को टैक्सेस निकालना होती है मंथ ऑफ जुलाई का। इसका टेबल मैं आपको डायरेक्ट आंसर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पे अपन देख लेते क्या है। पहले तो आपको कुछ थ्योरी लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर यूटिलाइजेशन कितना है, ये क्रेडिट कितना है IGST में इतना है, और CGST IGST में इतना। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर जुलाई अपन को कितनी गिवन है, इतने इतने गिवन है। तो अब पहले तो IGST में देखो तो अपने पास IGST का कुछ क्रेडिट बन जाता है इसको माइनस करने के बाद। ठीक है, इतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी GST से पेबल कर दिया। अब बचा हुआ जो होगा अपन ने उसको क्या किया, CGST प्लस SGST पर डिवाइड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो अपन ने इक्वली डिवाइड कर दिया। फिर अब जो अपना नेट अमाउंट कितना होता है, अमाउंट पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये अपना 4,30,500 बताया फॉर सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, प्लस इसमें अपन को RCM भी गिवन है कितने का, 36,000 का और इतने का। तो इसको अपन को ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। यार अपने जो RCM है इसको अलग से आपको वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक अलग से टेबल बनेगा। इसको अपने ये जो फॉरवर्ड चार्ज वाला अपन टेबल कैलकुलेट करेंगे इसमें शो नहीं करना है, आपको अलग से ही दिखाना है ये कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक टेबल बना के। तो अब अपना फाइनल अमाउंट कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। ठीक है, सिंपल ही था। वापस चलता है अपने PDF पे, क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, मनोहर एंड सन्स रजिस्टर्ड पर्सन सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर इन जनवरी। द जॉब वर्कर अंडरटेक करता है प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यार्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मनोहर एंड सन्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस द जॉब वर्कर यूजेस हिज ओन मटेरियल ऑल्सो। The process yarn is sold by Manohar and Sons directly from the job worker premises in the month of March. ठीक है, the balance quantity of yarn and waste material sent back by the job worker to the Manohar and Sons in April. ठीक है, ये तो आनी चाहिए। The accountant of the job worker is of the opinion that since the job worker is using his own material, अब अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि जो जॉब वर्कर खुद की मटेरियल भी यूज़ कर रहा है प्रोसेसिंग के अंदर, तो जो सप्लाई बिंग मेड अपन कर रहे हैं मनोहर एंड सन्स को, ये सप्लाई गुड्स होना चाहिए एज वेल एज सर्विस का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। डू यू एग्री अपन, ऐसा नहीं होता। शेड्यूल 2 में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो जॉब वर्कर सर्विस देता है उसको काम करता है, प्रोसेस करता है, उसको सप्लाई और सर्विस ही ट्रीट करना चाहिए। ये जो भी वो गुड्स इस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग यूज़ करता है, भले वो खुद के हो, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उसके प्रोसेसिंग का पार्ट है। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जॉब वर्कर की, ये उसके प्रोसेसिंग का सर्विसेज का पार्ट ही है वो गुड्स यूज़ करना। तो इस वजह से ये जो कह रहे हैं ना कि इसको इन द नेचर ऑफ सन्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई गुड्स एज वाले सर्विस ट्रीट करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई और सर्विस ही अपन को इसको ट्रीट करना है।
सी पॉइंट क्या कहता है, रिचर्ड विल्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन हैज कम ऑन ट्रैवल वीज़ा टू टूर इन इंडिया, ही कैरीज विथ हिम एज पार्ट ऑफ पैकेज दी फॉलोइंग। ट्रैवल सोवेनियर लाया, ठीक है, तो इसका तो कुछ अपने इस पे तो ड्यूटी नहीं लगती, ड्यूटी फ्री रहता है अपने। अदर आर्टिकल लाया, ठीक है, इस पे ग्रॉसरी अलाउंस देखते कितना देखते हो, इसका अमाउंट बनेगा 136 ऑफ सिगरेट्स लाया। अब 120 नहीं, सिर्फ 100 ही अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी अलाउंस का पार्ट बनेगा, जनरल फ्री अलाउंस का पार्ट बनेगा। बाकी जो 26 है उसमें 100% अपन को ड्यूटी पेबल रहेगा। फायर आर्म्स लाया विथ 100 कार्टेजेस, उसमें से सिर्फ जो 50 कार्टेजेस है वही अपने जनरल फ्री अलाउंस का पार्ट बनेगी, बाकी पे 100% अपन को ड्यूटी पे करना है। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 10,000 पर 25,000 अपन ये आ जाएगा। अब ये क्या है, रिजर्वेशन क्या है, फॉरेन ओरिजिन। अगर इंडियन होता तो 50,000 का मिलता है, लेकिन फॉरेनर को कितना मिलता है, सिर्फ 15,000 का ही मिलता है। ठीक है, तो 50,000 लेस करेंगे तो अपना 1,70,000 आ जाएगा। उस पर अपन कस्टम ड्यूटी वाली रेट लगाएंगे 38.5, तो 65,450 का अपना नेट टैक्स पेबल आता है। फिफ्थ का ए पॉइंट देखते हैं, कान्हा हैंडलूम एक रजिस्टर्ड सप्लायर है लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एज ड्यूली फाइल्ड इट्स मंथली जीएसटी रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ऑलरेडी बढ़ चुका है। ड्यूरिंग स्क्रूटिनी सेल्फ फाइनेंशियल ईयर द प्रॉफिट ऑल्सो नोटिस है कि कुछ शॉर्ट पेमेंट हुआ है सीजीएसटी लाइब्रेरी का 4,60,000 का। तो कान्हा हैंडलूम ने क्या किया, 1 लाख का टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया और पेनल्टी भी पे कर दी। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, एज सर्टेन दी लास्ट डेट बाय विच शो कॉस्ट नोटिस कैन बी इशूड। अब अपन को पता है जब अपन ऐसी कोई स्क्रूटिनी निकलती है जिसपे अपने शॉर्ट पेमेंट किया है, तो 74A के अंदर अपन को क्या रहता है, शो कर नोटिस अपन कब तक इशू कर सकते हैं, 42 मंथ्स, या रहना 42 मंथ्स कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। तो अपना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसका ड्यू डेट की रिटर्न कब आएगी, 31 दिसंबर 2025 आएगी। वहाँ से 42 मंथ्स कितना होता है, 30 जून 2029। हाँ, 30 जून 2029 तक अपन को शोकस नोटिस इशू कर सकते हैं इस फाइनेंशियल केस में। तो ये अपना लास्ट डेट है, ये जो एसिस्टेंट करना था। सिंपल ही था, पता नहीं फिर ये इन्फॉर्मेशन क्यों ही दी है, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए मे बी। ठीक है, बी पॉइंट क्या कहता है, मिस्टर कमिंस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, वो परचेज करते हैं गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर मार्च who is a registered person without receiving a tax invoice from the Mr. March and thus helps tax evasion by Mr. March। ठीक है, टैक्स एविजन कर रहे हैं साले। एक डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट मिस्टर कमिंस एंड एन एडॉक पेनल्टी ऑफ 20,000 इज इम्पोज है पासिंग एन ऑर्डर विदाउट डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रावेशन। अब इसने क्या किया, इसने ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन विदाउट डिस्क्राइब कोई इसने कॉन्ट्रावेशन नहीं बताया इसके अंदर क्या होंगे, विदाउट मैंशनिंग प्रोविजन इसने ऑर्डर पास कर दिया। तो शुड मिस्टर कमेंट्स प्रोसीड टू पे द पेनल्टी और चैलेंज द ऑर्डर पास बाय द डिपार्टमेंट। अब ये चैलेंज कर सकता है। अपन ने पढ़ा है कि विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न अपन या कौन से सेक्शन में अपन पेनल्टी लगा रहे हैं, ये सब पहले डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, चांस ऑफ हियरिंग भी अपन को इसको देना पड़ता है इस केस में। तो डायरेक्ट एक बार मैं आपको आंसर से वो पॉइंट्स रेफर करवा देता हूँ। नो पेनल्टी टू बी इम्पोज विदाउट सबसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट भी इसको देना पड़ता है। डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। फिर पहले तो उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बताने पड़ेंगे, उसके बाद वो पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड कर पाएगा। कौन से नेचर के अंदर ब्रीच के वो अपन को बताना पड़ेगा, कौन से प्रोविजन लॉ के अंदर अपन पेनल्टी इम्पोज करें वो भी अपन को बताना पड़ेगा। तो इसके बिना इसने पेनल्टी इम्पोज कर दी, तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। अब ये जो अपने बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन 6, ये पूरे के पूरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ऊपर तो जहाँ जहाँ केस सिनेरियो बेस्ड थे उसको मैंने आंसर शीट से रेफर करवाया है, लेकिन ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। आपको पढ़ते आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट आंसर शीट से रेफर कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है जनवरी 26 का MTP 2 इनडायरेक्ट टैक्स का।